Good morning, everyone. अच्छा क्लास, पहले मुझे ये बताइए कल क्या करवाया गया था। HCl का सीक्रेशन के आगे मैंने क्या करवाया था मुझे जरा। अच्छा अच्छा, ये समझाया नहीं था ना पित्तवर्णक, नहीं समझाया था ना। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे दूर से बैठे अपने उसमें देखिएगा कॉपी में। तो देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा बाइल जूस होता है, बाइल जूस मतलब जो पित्त रस होता है, वो किस कलर का होता है? येलोइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। येलोइश ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पित्त वर्णक बताए आपको, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। इसमें से बिलीरुबिन जो होता है ये होता है आपके पीले रंग का। कैसा होता है? पीले रंग का। और बिलीवर्डिन होता है आपका हरे रंग का, ठीक है ना। इसी वजह से आपका जो पित्त रस होता है उसका कलर कैसा हो जाता है? येलोइश येलोइश ग्रीन। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कल जो मैंने आप लोगों को लीनियर डायग्राम बनवाया था उसमें मैंने बिलीरुबिन का तो जिक्र किया है, बिलीवर्डिन का जिक्र नहीं किया। किया है क्या? नहीं, बिलीरुबिन ही बताया है, राइट। क्यों? ये सब चीज हम आगे पढ़ेंगे। बिलीवर्डिन जो है पहले कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, ठीक है। फिर उस बिलीरुबिन का क्या होता है ये हम अपने लीनियर डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अपने उस डायग्राम में जो हमारा बिलीरुबिन था उस पर सबसे पहले हमारी आंत में कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो वो जीवाणु उस बिलीरुबिन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मीसो बिलीरुबिनोजन में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मीसो बिलीरुबिनोजन में, ठीक है। फिर ये मीसो बिलीरुबिनोजन जो होता है इस पर यही जीवाणु फिर काम करता है और किसमें बदल देता है उसको? स्टर्कोबिलिनोजन में, ठीक है। नमस्ते। किसमें बदल देता है? स्टर्कोबिलिनोजन में। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, ये जो स्टर्कोबिलिनोजन होता है, अच्छा सेकेंड ईयर बस बैठिए अब आप लोग जल्दी। ठीक है, ये जो स्टर्कोबिलिनोजन होता है इसका क्या होगा फिर आगे जाकर? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। और किसमें बदल जाता है? स्टर्कोबिलिन में, है ना। किससे बदल जाता है? स्टर्कोबिलिन में। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो विष्ठा होती है, विष्ठा से समझते हैं ना, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं हमारे, उसका रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। तो भूरा रंग किसकी वजह से मिलता है उस विष्ठा को? तो भूरा रंग इसी स्टर्कोबिलिन की वजह से मिलता है। समझ में आया? तो जो विष्ठा का रंग होता है भूरा, वो किसकी वजह से होता है? स्टर्कोबिलिन की वजह से। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, विष्ठा का भूरा रंग किसकी वजह से हमें मिलता है। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो उसमें से स्टर्कोबिलिन ये टर्म देना है, ठीक है। अच्छा, जब स्टर्कोबिलिनोजन का ऑक्सीडेशन होता है स्टर्कोबिलिन में, ठीक है, तो उस दौरान उसकी थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट हमारी किडनी की तरफ चला जाता है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, किडनी की तरफ चला जाता है। किडनी में बनता है यूरिन। यूरिन सब समझते हैं ना। तो यूरिन बनता है, इसीलिए यूरिन का जो पीला कलर होता है वो भी इसी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पीला रंग जाता है ना, इसको हम बोल देते हैं यूरोक्रोम। समझ में आया? तो यहाँ पर अपने लीनियर डायग्राम में देखिएगा, जो स्टर्कोबिलिनोजन था उसको ऑक्सीकरण करके हमने 2 कंपाउंड बनाए थे। कौन कौन से थे? स्टर्कोबिलिन और यूरोक्रोम। यूरोक्रोम किस क्या करता है काम? ये हमारे यूरिन को पीला रंग देता है। क्यों दे देता है वो तो समझ में आया होगा, क्योंकि स्टर्कोबिलिन की थोड़ी सी मात्रा कहाँ चली जाती है? किडनी में, वृक्क में। समझ में आया? इसलिए आपके यूरिन का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है।
वहीं जो स्टर्कोबिलिनोजन होता है ऑक्सीकरण के माध्यम से किसमें बदल जाता है, स्टर्कोबिलिन में बदल जाता है। इसमें क्या है ये ना, एक सेकंड मैं बात करती हूँ। किसको और है, ठीक है, क्या बोल रही थी भूरी, हाँ ये लीनियर डायग्राम समझ में आया, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके अब पित्त वर्णक, ठीक। अच्छा मैंने उसमें आपको लेसिथिन और कोलेस्टेरॉल भी लिखवाए थे, देखिए जरा कार्बनिक कंपोनेंट में लिखवाए थे ना, कार्बनिक घटक में लेसिथिन और वो, तो लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये फॉस्फोलिपिड होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। इसके बारे में इतना जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को, जो मेन है वो सिर्फ ये दो ही चीज थी, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, ठीक है, मतलब पित्त लवण और पित्त वर्णक, ये दो चीज रट के आइएगा, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग अब, कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है। इसमें लिखिए जरा हेडिंग लिखकर, हाँ नमस्ते, नियंत्रण में, नियंत्रण लिखकर डैश करके लिखिएगा, इसका, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पित्त रस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पित्त रस के बारे में चल रहा है। पित्त रस का नियंत्रण, का नियंत्रण रासायनिक अथवा, रासायनिक अथवा हार्मोन के द्वारा, हार्मोन, हार्मोन होते हैं ना, हार्मोन, हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए इसमें अब बाइल जूस का सीक्रेशन कौन करता है, बाइल जूस पित्त रस का स्त्रावन कौन करता है, सुनाई नहीं दिया, पित्त रस का स्त्रावन कौन करता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, जो पित्त रस होता है उसका निर्माण आपका यकृत करता है, पित्ताशय में उसका संग्रहण होता है, ठीक है, तो पित्ताशय में होगा, लेकिन हाँ आप लोग यहाँ पे यकृत मानकर चले। अब इसमें क्या होता है, जो आपके मैंने अभी वो लिखवाए थे पित्त लवण, है ना, तो ये जो पित्त लवण होते हैं ये सबसे पहले अपने हार्मोन के थ्रू, ठीक है ना, कहाँ जाते हैं आपके यकृत में, ठीक है ना, यकृत में जाएंगे पित्त लवण, और वहां से किस चीज के लिए उसको मोटिवेट करेंगे, पित्त रस को स्त्रावित करने के लिए। समझ में आया भाई, उसको बना कौन रहा है आपका, यकृत ही बना रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपके पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण कौन कौन से थे, पित्त लवण कौन कौन से थे, सोडियम, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। ये दोनों कहाँ जाते हैं आपके, ये जाते हैं डायरेक्ट लिवर में, मतलब यकृत में, और वहां से उसको किस चीज के लिए, बाइल जूस के स्त्रावन करने के लिए उसको उद्दीपन देते हैं, जिससे तभी तो वो किसमें, पित्ताशय में एकत्रित होगा आपका। समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, नमस्ते। अच्छा अग्नाशयी रस के बारे में ही मैंने कल बताया था आप लोगों को, अग्नाशयी रस का निर्माण कौन करता है, हुँ? अग्नाशयी रस का निर्माण अग्नाशय की एसिनाई
कोशिकाओं द्वारा होता है। समझ में आया? किसके द्वारा होता है? एसिनाई कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, एसिनाई सेल्स के द्वारा किस चीज का होता है सीक्रेशन आपका? अग्नाशयी रस का, पैनक्रिएटिक जूस का। क्लियर है? इसमें कोई स्टोर्ड वाली तो बात है नहीं, डायरेक्ट पैनक्रियाज के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, इसका रासायनिक संगठन लिखे अब आप। एसिडिक सॉरी। ये सब चीजें मेरे साथ ही लिखते जाइएगा, है ना? डायग्राम हुआ या मैं कुछ चुप होकर लिखती हूँ ना, तब आप लोग भी साथ के साथ लिखा करें। हो गया? बात ना करें आप। और मास्क कहाँ है भाई सबके? लगाएं, जल्दी लगाएं, जल्दी जल्दी। 1 घंटे की बात है बस। चलिए, 3 घंटे ही सही। हो गया? गुड। इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा, आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें सबकी पीएच जो है हमारी क्षारीय प्रकृति की है। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ हमारा किस चीज का, बताएं जरा, किस चीज का हमारा एसिडिक नेचर वो था, जो हमारा बाइल जूस था। ठीक है ना? वो कैसा था हमारा? एल्कलाइन नेचर का था, मतलब अम्लीय नेचर का था, एसिडिक नेचर का। हेडिंग लिखिएगा आप सब। कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक।
से 10, 10 से 11 क्लास रहेगी आपका, 9 से 10 केमिस्ट्री क्लास चालू कर रहे हैं। 11 से 12 आपका फ्री रहेगा, 12 से 1 तो आपको 11 से 12 में तो आपके बैठे रहोगे, आपके इसके ऊपर वो चालू हो जाएगी अपनी ऑनलाइन वाली क्लास, अपनी की ऑनलाइन क्लास जो लेना चाहे उसको मिले और जो नहीं लेना चाहे उसको मिले। एक घंटे जो फ्री रहोगे फिर आपकी क्लास होती रहेगी। लिखें आप। हो गया, गुड। देखिए क्लास, अब अगर हम लोग बात करें कार्बनिक घटक के बारे में, सबसे पहला कार्बनिक घटक क्या है? ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना। ये ट्रिप्सिनोजन जो है सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा? आपके एंटेरोकाइनेज एंजाइम के संपर्क में आएगा और बदल जाएगा सक्रिय ट्रिप्सिन में, ठीक है। आप लोगों को हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, जैसे लाइब्रेरी के उसमें बताया था, है ना, लार्क का संगठन बताया था, तभी बताया था। ये ट्रिप्सिन जो है किस पर काम करता है? आपके प्रोटीन पर। प्रोटीन के भी जो मध्यस्थ प्रोटीन होते हैं, प्रोटियोजेज या फिर आपके पेप्टोन्स, ठीक है, उन पर करेगा काम। उनको किसमें चीजें ब्रेक डाउन कर देगा? पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। समझ में आया? इसके बाद अगर हम लोग बात करें कीमोट्रिप्सिनोजन के बारे में, तो कीमोट्रिप्सिनोजन सेम ट्रिप्सिनोजन के जैसा होता है। ये भी आपका कैसा कार्बनिक घटक है? निष्क्रिय अवस्था में मौजूद होता है, ठीक है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम के संपर्क में आते ही किसमें बदल जाता है? आपके एक्टिव सक्रिय कीमोट्रिप्सिन में। समझ में आया? मेरी शक्ल पे नहीं लिखा, इस पे ध्यान दें। कीमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। ये कीमोट्रिप्सिन फिर से वही प्रोटीन, आपके पेप्टियोजेज या फिर आपके पेप्टोन्स, उन पर काम करता है और किसमें बदल देता है? आपके पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम के बारे में, तो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो होते हैं, ये किस पर काम करेंगे? आपके पॉलीपेप्टाइड पर। यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड बने हैं, ठीक है, इस पर काम करेंगे और किसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको? एमिनो एसिड में। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। पॉलीपेप्टाइड मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, किस क्या बोला जाता है इसको? प्रोटीन, राइट। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से तो मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है किससे मिलकर बना होता है? आपका एमिनो एसिड से। ये हम लोगों ने किसमें पढ़ा था? प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ा था उसमें। गुड, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो बताएं जरा, प्रोटीन सिंथेसिस को हम कितने चरणों में पढ़ते हैं? प्रोटीन संश्लेषण को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। अच्छा, कौन कौन से हो जाते हैं चरण? नहीं, 2 तो मैं जानती हूँ, तीसरा चरण किसका है? आप में से किसी का आ गया क्या? बताएं। हम लोग प्रोटीन संश्लेषण को 2 अवस्थाओं में पढ़ते हैं, या मैं कहूँ 2 चरणों में पढ़ते हैं। एक होता है अनुलेखन और दूसरा होता है अनुवाद। तीसरा तो चरण मैंने नहीं पढ़ा भाई आज तक। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में ही पढ़ते थे हम लोग, याद है फर्स्ट ईयर। ठीक, तो वही चीज अगर हम लोग बात करें तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस किससे मिलकर बना होता था? एमिनो एसिड से। याद कीजिए, आपकी पूरी चेन बनवाई थी उस वक्त धीरे धीरे, है ना। चलें,
हो गया? हो गया ना? गुड। लिखें। देखिए, अगर हम लोग बात करें एमाइलेज के बारे में, ठीक है, तो एमाइलेज वैसे ही काम करता है जैसे हमारे लार में उपस्थित टाइलिन करता है। ठीक है, टाइलिन क्या करता था? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता था? माल्टोज में। ठीक है, तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये माल्टोज में। लेकिन यहाँ पर हम टर्म क्या दे देते हैं उसको? एमाइलेज। ठीक है ना? एमाइलेज किस में उपस्थित है? आपके अग्नाशयी रस में। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें माल्टेज एंजाइम की, तो क्या करेगा? यहाँ बनने वाले माल्टोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था पहले भी, है ना? सुक्रेज, सुक्रेज क्या काम करता है? आपके सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, सुक्रोज होता है आपका डाइसैकेराइड। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक, वही अगर हम बात करें लैक्टोज की, ठीक है, तो ये लैक्टेज है, ये सॉरी, ठीक है ना, ये लैक्टेज एंजाइम क्या करता है? ये आपके लैक्टोज को, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। तो दूध में जो लैक्टोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ये भी कैसा होता है आपका? डाइसैकेराइड होता है और किस में बदल जाता है? मोनोसैकेराइड में। समझ में आया? कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें? क्लियर है? ठीक।
हो गया। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो होता है ये आपके न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? सुनाई नहीं दिया, तेज बोल दीजिए। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए को एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है? न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, है ना, दो टर्म पढ़ाए जाते हैं, है ना, 12th में पढ़ाए जाते हैं। क्या अंतर होता है इन दोनों में? ये मैंने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर देती हूँ। जो आपका डीएनए होता है या आरएनए, ठीक है, वो किस किस से मिलकर बना होता है? हम डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सुनाई नहीं दिया? टीआरएनए से। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? एक तो होते हैं आपके क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को, राइट। एक होता है आपका पेंटोज शुगर, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाता है आपका? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है आपका डीएनए। अब इसी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, पूरी चेन बना देते हैं इन तीन चीजों की, तो क्या बन जाता है? डीएनए या आरएनए। क्या डिफरेंस रहता है? सिर्फ और सिर्फ पेंटोज शुगर में डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, अरे लिख लेना, मैं नहीं रफ कर रही था, जल्दी पहले समझ तो लो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आएगा आपके सामने, अभी नहीं तो वाइवा में तो आ ही जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो होता है आपका, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है नाइट्रोजनस बेसिस से, पेंटोज शुगर से, साथ में फॉस्फेट ग्रुप से। समझ में आया? अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में आपका ये फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें होती है, नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर। क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी ये बात बोली थी कि अगर हम लोग चाहें तो हमारी न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में बदला जा सकता है। कैसे? न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दें बॉन्डिंग के थ्रू, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो न्यूक्लियोटाइड में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखिएगा। कभी कभी 1 मार्क में पूछ ली जाती है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर, तो यही अंतर होता है, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप का अंतर होता है, नथिंग एल्स। क्लियर है ये? चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं नियंत्रण के बारे में। ठीक है, नियंत्रण। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा पाचन। पाचन अभी हम, अरे लिख लेना, क्लास पहले सुन तो लिया करो। अभी हमारा जो कायम है, ठीक है, वो कहां पर पहुंच गया है? आपके ग्रहणी में, ग्रहणी तक पहुंचा था ना, ठीक है ना। अब ग्रहणी में जैसे ही कायम पहुंचता है, क्या पहुंचता है? कायम, ठीक है ना। तो ये कायम जैसे ही पहुंचता है, आपकी ग्रहणी की मतलब ड्यूडेनम की जो सतह होती है, सतह कौन सी होगी आपकी? जो श्लेष्मिक सतह होती है, ठीक है ना, वो एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करती है, जिसे हम बोल देते हैं प्रोसेक्रेटिन। ठीक है, ये प्रोसेक्रेटिन जैसे ही HCl के संपर्क में आता है, बदल जाता है सीक्रेटिन में। ठीक है ना, प्रोसेक्रेटिन किसे बदल जाता है? सीक्रेटिन में। समझ में आया? तो मैं ये कह सकती हूँ जो प्रोसेक्रेटिन होता है वो सेक्रेटिन का इनएक्टिव फेज है, निष्क्रिय अवस्था होती है, कोई अंतर नहीं है ना। जैसे ही आपका प्रोसेक्रेटिन HCl के संपर्क में आता है, किसे बदल रहा है? सीक्रेटिन में बदल जाता है। ठीक है, ये सीक्रेटिन अब कहाँ जाएगा? रक्त से होते हुए पैनक्रियाज में। हम क्या पढ़ रहे हैं? अग्नाशयी रस पढ़ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा? ये पैनक्रियाज में ही जाएगा, मतलब अग्नाशय। ठीक है ना, सीक्रेटिन कहाँ जाता है? रक्त से होते हुए अग्नाशय के पास। अग्नाशय से बोलता है अब हमको यहाँ पे अग्नाशयी रस की जरूरत है, आप इसको स्त्रावित करें। तो वैसे ही अग्नाशय की एसिनाई कोशिकाएं किस चीज का स्त्रावन स्टार्ट कर देती हैं? आपके अग्नाशयी रस का।
कोई दिक्कत? नियंत्रण समझ में आया? ठीक है। जैसे ही आपका, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ, जैसे ही आपका कायम जो है ड्यूडिनम में पहुंचता है, ठीक है, तो ड्यूडिनम की जो श्लेष्मक सतह होती है वो प्रोसेक्रेटिन का क्या स्टार्ट कर देती है? स्त्रावन। ठीक है ना। ये प्रोसेक्रेटिन सीक्रेटिन का क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था होती है। जैसे ही प्रोसेक्रेटिन HCl के संपर्क में आएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये सीक्रेटिन में। समझ में आया? ये सीक्रेटिन फिर रक्त से होते हुए कहाँ जाएगी? अग्नाशय में, और अग्नाशय की एसिनाई कोशिकाएं अग्नाशयी रस का स्त्रावन स्टार्ट कर देती है। कोई परेशानी? समझ में आया ना? इसको अब लिख लीजिए आप। थैंक यू। हो गया? रफ कर देना। अच्छा ठीक है, लिखो आप। हो गया? चलिए, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे, कहाँ तक पहुंच गए अब हम लोग? अब हम लोगों ने ड्यूडिनम ग्रहणी पढ़ ली। अब हम कहाँ पहुंचेंगे? आपके आंत की तरफ। ठीक है ना। आंत्र में पाचन, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना, उसमें पाचन किस तरह से होता है। तो अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, ठीक है, इंटेस्टाइन में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट इज ब्रूनर कोशिका, सेकेंडरी इज आंतरिक कोशिका। ठीक है, अच्छा लिख लेना। ब्रूनर कोशिका जो होती है ये जनरली आपकी गृहिणी की ही कोशिकाएं होती है, ब्रूनर सेल्स जो होती हैं। ठीक है ना। आंतरिक कोशिका पता चल रहा है नाम से ही किसकी है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रूनर कोशिका की, ठीक, तो एक तो ये ब्रूनर कोशिका किस चीज का स्त्रावन करती है? म्यूसिन का। किसका? म्यूसिन का स्त्रावन करती है। साथ में ये प्रोटीन म्यूसिन और प्रोटीन अपघटनकारी एंजाइम का भी ये स्त्रावन करती है। समझ में आया? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है म्यूसिन क्या होता है। तो अब देखिए, आपका जो फूड आया था बोलस, ठीक है ना, अब कहाँ पहुंच चुका है? आपकी आंत में। वहां पर बहुत सारे उसमें क्या मिल गए थे? रस मिल चुके थे, बाइल जूस पेनक्रियास के थ्रू, और है ना ये सब मिले थे ना, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस। उसकी वजह से आपका कायम जो था वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? काइल में। किसमें? काइल में। अब याद रखिएगा,
यहाँ पर अब आपके पास जो फूड स्टफ है, भोज्य पदार्थ है, वो क्या है? काइल है, ठीक है ना। आपकी आंतों में जो फूड पहुंचता है दैट इज द काइल। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके ड्यूडेनम में दोनों प्रकार के रस उसमें मिल चुके हैं। कोई परेशानी? इसलिए अब ध्यान दीजिएगा, जो काइल था हमारा, ठीक है ना, अब हमारा म्यूसिन क्या काम करता है? इस काइल को लसलसा बनाता है। लसलसा, थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ, लसलसा थोड़ा लुब्रिकेटेड कर देता है। समझ में आ रही है? वहीं प्रोटीन अपघटनकारी एंजाइम तो समझ में आ रहे हैं। जो काइल में प्रोटीन उपस्थित होंगे उनको अपघटन करने वाले एंजाइम का स्त्रावन भी ब्रूनर कोशिकाएं करती हैं। कोई परेशानी नहीं। अगर हम लोग बात करें आंतरिक कोशिकाओं के बारे में, तो ये आंतरिक कोशिकाओं को हम लोग जनरली बोलते हैं ऑफ लिबर कोहन कोशिका, ठीक है ना। इन्हें हिंदी में भी शायद यही बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन कोशिका। हाँ, लिबर कोहन की प्रगुहिकाएं, प्रगुहिकाएं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? लिबर कोहन की प्रगुहिकाएं कोशिकाएं, ठीक है ना। लिबर कोहन की प्रगुहिकाएं कोशिकाएं क्या होती है? ये आपकी आंतरिक कोशिकाएं होती है। समझ में आया? ये कहाँ उपस्थित होती है? आप लोगों ने जनरली क्लास देखा होगा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस पर कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, पढ़ाया गया होगा। क्या बोलते हैं इनको हम? जोर से बोल दीजिए। रसांकुर होते हैं। अब हर एक रसांकुर में यहाँ पर ढेर सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म रसांकुर, ठीक है। मतलब ये तो हो गई विलाई। आपकी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें तो यहाँ पे ढेर सारी इस तरह से विलाई उपस्थित होती है, ठीक है, रसांकुर है। अब रसांकुर के अंदर भी सूक्ष्म विलाई होते हैं, मतलब और भी छोटी छोटी महीन इस तरीके से बनी रहती है। क्योंकि हमारा भाई, अगर मैं जनरल से क्वेश्चन पूछूं तो विलाई का काम क्या होता है, रसांकुर का काम क्या होता है? ये अवशोषण के लिए सतह को बढ़ा देता है। जितने ज्यादा यहाँ से फूड स्टफ होते हुए गुजरेगा, यहाँ पर अवशोषण उतना ही भोज्य पदार्थ का उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को सीधा ले लें इस तरह से, तो फूड स्टफ का अवशोषण उतना नहीं होगा। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा घुमा दूं इस तरह से, तो जाहिर सी बात है फूड अवशोषण के लिए बहुत ज्यादा स्पेस हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर भोज्य पदार्थ के अवशोषण के लिए सतह बढ़ जाती है इस रसांकुर की वजह से। समझ में आ रही है? तो अब देखिएगा, ये जो यहाँ पर मैंने रसांकुर बनाए हैं, यहाँ रसांकुर में बीच बीच में कहीं कहीं कुछ इस टाइप से कोशिकाएं देखने के लिए मिलती है, जिन्हें हम बोलते हैं लिबर कोहिन की प्रगुहिकाएं, ठीक है, जो एक तरीके से अवशोषण का ही काम करती है। ठीक है ना? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं होगी ना? तो चलिए इसको आपको लिखना है, लिखिए। दोनों कोशिकाएं लिखी? लिखें। डायग्राम रहने देना, डायग्राम रहने देना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दोनों कोशिकाएं जो होती हैं, ये क्या चीज का स्त्रावन करेंगी? आपके आंत्रिय रस का, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का स्त्रावन कौन करती है? इंटेस्टाइनल जूस का स्त्रावन ब्रूनर कोशिका और आंतरिक कोशिकाएं दोनों करती हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात बोले तो आंतरिय रस को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ सक्कस सक्कस एंट्रिकस, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है सक्कस एंट्रिकस क्या है 1 मार्क में कभी कभी, तो सक्कस एंट्रिकस मतलब आंतरिय रस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन कौन कर रही है? आपकी ब्रूनर कोशिकाएं भी और
ट्रांसक्रिप्ट ऑफ लिबर कोहिन भी, ठीक है, दोनों ही कर रही हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। कस, कस लिखा है, कट लिखा है? अच्छा हो गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं आत्रीय रस का रासायनिक संगठन। क्या हुआ, साथ के साथ नहीं लिखती हो? हो गया।
अच्छा, इसमें तो कुछ समझाने के लायक है नहीं, म्यूसिन के बारे में ऑलरेडी बता दिया था मैंने, ठीक है ना। एंटेरोकाइनेस क्या काम करता है, आपके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, ये आपका सक्रिय पदार्थ होता है जो आगे चलकर किस पे काम करता है, प्रोटीन पर, पेप्टोन्स पर या प्रोटियोजेसिस पर, और किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, आप बताएं, माल्टोज में, ठीक है। उसके बाद माल्टेज एंजाइम उस माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे लिखिए। वही होती है। अच्छा, हो गया ये, इसमें को समझाने के लिए तो है नहीं, सब समझ में आ रहा होगा ना देखकर। इतना याद रखिएगा कि जो वसा होता है उसका पाचन कौन करता है, आपका लाइपेज एंजाइम करता है, और किससे बदल जाता है, आपके फैटी एसिड में, मतलब वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और मोनो और डाई ग्लिसराइड्स में, ठीक है। कोई इसमें समझने वाली और तो चीज है नहीं। नेक्स्ट, दो और रह गए, उन्हें और लिख लीजिए। चलिए लिखिए, आप लिखिए लिखिए। हो गया।
ये क्यों हंसी आ रही है भाई इतनी? अच्छा क्लास, पहले ध्यान दे लीजिए फिर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो था उसने क्या किया था, आपके न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट किया था न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड को लेके जाते हैं और इस पर कौन सा एंजाइम काम करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम। ये फॉस्फेटेज एंजाइम उस न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको अलग कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आपका न्यूक्लियोसाइड है। इस न्यूक्लियोसाइड पर फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम काम करेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा आपके नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शुगर में, जिससे आपका न्यूक्लियोसाइड बना था। ये तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आज आपके कार्बनिक घटक खत्म होते हैं आंतरिक रस के। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।